नमस्कार दोस्तों, हज़ार वीडियो की श्रृंखला में ये 8वां भाग है। आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए आइए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद। पहला प्रश्न है, 1857 के संग्राम में लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, लेकिन इसको दबाने वाला अंग्रेज़ कौन था? ठीक है, तो जो दबाने वाला अंग्रेज़ था वो मेजर कैंपबेल था। ठीक है, और अगर पूछता है कि क्षेत्र दे देता है और स्थान की यहाँ से नेतृत्व किसने किया, तो जो लखनऊ का नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, और जो दबाने वाला था वो मेजर कैंपबेल था। दूसरा प्रश्न है, साइमन आयोग के श्वेत कमीशन कहा जाता है, इसके गठन का उद्देश्य निम्न में क्या था? मतलब साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो साइमन कमीशन का जो उद्देश्य था वो आपका भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु थी। क्या थी? 1919 की समीक्षा हेतु। और इसमें साइमन गो बैक का नारा इसलिए लगा था क्योंकि इसमें जो समीक्षा के सारे व्यक्ति थे या जो सारे समिति के सदस्य थे वो अंग्रेज़ थे। इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। आइए अगला पार्ट देखते हैं। भारतीय तिरंगे का सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया था? ठीक है, तो भारतीय तिरंगे का सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया था। और पूछता कब फहराया गया था? तो 1929 को, 31 दिसंबर 1929 को यह फहराया गया था। कब? 1929 को 31 दिसंबर। अगला प्रश्न है, गांधी ने 1932 में उपवास प्रधानता किस लिए किया था? तो उपवास क्यों किया गया था? तो ये जो सांप्रदायिक अधिक निर्णय का कारण गांधी जी ने 1932 में उपवास लिया था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के नवे मंडल में संबंध किस देवता से है? तो ऋग्वेद का नवे मंडल का संबंध सोम देवता से। और सोम को हम लोग जानते हैं कि सोम एक पेय पदार्थ का देवता माना जाता था। निम्न में कौन प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे? तो प्रथम बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वो आपके थे महाकश्यप बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। और जो किसके शासनकाल में पूछा जाए तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, राजगीर में हुआ था और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो अदीना मस्जिद का निर्माण जो है सुल्तान सिकंदर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सुल्तान सिकंदर के शासनकाल में। और पूछा जाए कहाँ पे है तो यह बंगाल में है। अबुल हसन नामक चित्रकार किसके शासक का दरबारी था? तो अबुल नामक जो शासन चित्रकार था वो जहांगीर का दरबार में रहता था। ये मोस्ट वीवाई क्वेश्चन है जो कई एग्जामों में रिपीट होता है कि अबू हसन किसका चित्रकारी था, किसके दरबार का? तो ये जहांगीर का था। अगला प्रश्न है, टी शब्द किस खेल से संबंधित था? तो टी शब्द का जो संबंध है वो आपका गोल्फ से। किससे? गोल्फ से। अगला प्रश्न है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? मतलब जो वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर क्षेत्र में स्थित है वो जो कारखाना स्थापित हुआ था वो किसकी सहायता से स्थापित हुआ था? तो ब्रिटेन की सहायता से स्थापित हुआ था। और वेस्ट बंगाल की राजधानी आपको पता ही होगा कि कोलकाता है। निम्नलिखित युग में से कौन सम्मिलित नहीं है? पूछा नहीं है। तो जो कालीबंगा है वो लूनी नदी के किनारे ना होकर वो घग्गर नदी के किनारे, बाकी धोलावीरा कच्छ के रण में स्थित है। और राखीगढ़ घग्गर नदी के किनारे, और रोपड़ सतलज नदी, ये सिंधु सभ्यता के क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया। कौन सा क्षेत्र और किस नदी के किनारे स्थित है? किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है? ठीक है, तो जो जावलोपनिषद है उसमें सारे आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो जो महाराजा रणजीत सिंह के बाद जो शासक बने थे वो कौन थे? तो उनके बाद खड़क सिंह थे जो 1839 में बने थे। ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से। ये प्रश्न कई एग्जामों में रिपीट हो चुका है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये मान के चलिए। अगला जो प्रश्न है, वल्लभाचार्य प्रवर्तक थे। तो वल्लभाचार्य जो प्रवर्तक थे वो शुद्ध देवत्ववाद के प्रवर्तक थे। और यहाँ पूछा जाता है कि किस प्रवर्तक किसके कौन से, और एक साइड कोई नाम दिया जाए। जैसे अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे वो शंकराचार्य थे, द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य थे। इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु से गोंदाईवाल जाकर भेंट की और उसकी पुत्री बीबी वानी को कुछ ज़मीन दी? ठीक है, मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु के जाकर भेंट की? तो जो किस मुगल शासक जो अकबर था किससे? गुरु अमरदास से भेंट की थी और उसे 500 बीघा ज़मीन प्रदान की थी।
और इसी के ज़मीन के आगे अमृतसर नगर की स्थापना की थी। जो पूछा जाए कि किसके बाद अमृतसर नगर की स्थापना की गई थी, तो गुरु अमरदास के ज़मीन के जो अकबर ने दिया था उसके बाद की गई थी। पाइक विद्रोह का प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन था, मतलब जो मेन लीडर थे वो कौन था, तो ये जो मेन लीडर थे वो बख्शी जगबंधु थे और 1817 ईस्वी में यह हुआ था। वैसे भारत सरकार और कई उड़ीसा के लोगों का मानना है कि यह 1857 से पहले घटित हुई प्रथम भारत की क्रांति थी, लेकिन अभी तरह से पूरी तरह यह मान्य नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 जो है वो आपकी जो बगलिहार है वो चिनाब नदी के किनारे है, उकाई तापी के किनारे है, अतुलबुल झेलम नदी के किनारे और जायकबाड़ी गोदावरी नदी के किनारे है। प्रति व्यक्ति आय निकाला कैसे जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए जो राष्ट्रीय आय और जनसंख्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल झारखंड की आबादी 3.5 करोड़ है और झारखंड की जो टोटल जितनी भी जीडीपी होगी उससे हम डिवाइड करेंगे अपने 3.5 करोड़ से, तो वो पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भू परिभ्रमण के कारण दिन और रात होते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या डिस्क्राइब करेगा। पृथ्वी अपने कक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी किस दिशा की ओर घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन गति कहा जाता है और यह परिभ्रमण भी कहलाता है। जैसे घूर्णन गति भी सेम है और परिभ्रमण भी सेम है, तो इसी भू परिवहन के कारण दिन और रात होते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नयमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है, ये पूछा जाता है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नयमुदी, वो जो स्थित है वो अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ी है फिर स्थित है, और अन्नामलाई की पहाड़ी का जो ऊंचाई अगर पूछा जाए तो 2696 मीटर है। मेघालय के पठार 3 भागों में बांटा गया, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। इस विभाजन का आधार क्या है, तो इस विभाजन का जो आधार है वो जनजाति है। ये तीनों जनजातीय समाज से, जैसे गारो भी एक जनजाति है, खासी भी एक जनजाति है और पहाड़िया भी एक जनजाति है। तो याद रखिएगा, अभी भी जो नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा है काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो कई बार जनजातियों से सवाल और स्टेट का नाम दे देता है कि गारो और खासी किस स्टेट के, मेघालय, त्रिपुरा और आसाम। तो आप याद रखिएगा कि जो मेघालय क्षेत्र की जनजाति है गारो, खासी। ग्रीष्म ऋतु के पूर्वी भारत में चलने वाले तीव्र और आर्द्र हवाओं को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है, तो काल बैसाखी के नाम से। जो गर्मी के दिन में जो पवन चलती है उसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। केरल में लगे तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो केरल में लगे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, केरल में लगे तट क्षेत्र को। और गोवा में जो है वो केनरा तट और गुजरात से कोंकण तट। ठीक है। बादामी क्रांति का संबंध किस के उत्पादन से था, तो बादामी क्रांति का उत्पादन मसाला उत्पादन से था। ठीक है, मसाला उत्पादन से। 2011 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो जो बिहार है वो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। और अगर पूछा जाए कितनी है तो 1106, दूसरी नंबर पे पश्चिम बंगाल और तीसरे में केरल और चौथा में उत्तर प्रदेश है। तो ये सबसे प्रथम अगर पूछा जाए तो बिहार है। अगर हाँ केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाए तो सबसे अधिक दिल्ली है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है, अंडमान द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पे सदाबहार वन पाया जाता है। और सदाबहार वन हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पे जो वर्षा है अत्यधिक मात्रा में होती है तो वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। मतलब जो वन हमेशा हरे भरे होते हो, जिसकी पेड़ पौधे काफ़ी ऊंचे हों, लंबे हों और घनघोर हों, इस प्रकार के वन को सदाबहार वन बोला जाता है। बेसिकली ये वर्षा के जल पर निर्भर करता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है, ठीक है, जो सुनामी आता है उसके पहले वार्निंग दे दी जाती है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। और ये कब बनाया गया था, ये 2007 से काम कर रहा है। यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो क्या होता है, अगर लोकसभा में बजट पारित हो तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। मतलब कि बजट पारित ना होने का मतलब कि सरकार के पास अपनी संख्या कम है और सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तो जो कम से कम 2/3 होनी चाहिए राज्यसभा उपस्थित और मतदान देने वाले की संख्या। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के घनपूर्ति और कोरम का कुल सदस्य संख्या क्या होना चाहिए, तो जो 1/10 है, 1/10 वो होनी चाहिए कोरम। मतलब कि इससे कम अगर लोकसभा सदस्य होंगे तो लोकसभा का कार्य प्रारंभ नहीं होगा। और ये मिनिमम ये 55 होने चाहिए अगर संख्या पूछा जाए तो 55, और अगर पूछा जाए कि सदस्य संख्या का अनुपात क्या है तो 1/10 है।
संसद के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पूछ रहा है कथन गलत कौन सा है। तो ये पढ़ लेते हैं इसमें। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, बिल्कुल सही है। और संयुक्त अधिवेशन की कार्रवाई लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार संचालित होती है, ये भी सही है। और धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। नहीं, इसमें कोई प्रावधान ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग पारित होना अनिवार्य होता है। और संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। अगर अध्यक्ष ना हो तो उपाध्यक्ष ही इसकी अध्यक्षता करते हैं। नियंत्रण महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं और प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, जिसे वह संसद के दोनों सदनों में पटल पर रखते हैं। इसके उपरांत संसद की किस समिति द्वारा इसकी जांच की जाती है? मतलब जो अटॉर्नी जनरल जो केंद्र सरकार को सौंपते हैं जो जिस प्रकार के प्रतिवेदन या कुछ भी, तो वो जो एक कमेटी जांच करता है, उस कमेटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो वो लोक लेखा समिति है, ठीक है। और पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। और लोकसभा से 15 होते हैं, जबकि 7 होते हैं राज्यसभा से। अगला प्रश्न, भारत की संचित निधि भारतीय व्यय निम्नलिखित में कौन नहीं है? ठीक है, भारतीय संचित निधि का भारत व्यय, तो ये आपके इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो भारत में संचित निधि पर भारत व्यय जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ता नहीं होता है। बाकी राष्ट्रपति का वेतन, उच्च न्यायालय, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय याद रखिए, उच्च न्यायालय गलत है। जो कोर्ट आपके होते हैं, जो राज्य में जो कोर्ट होते हैं उसको उच्च न्यायालय बोला जाता है। तो याद रखिएगा कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश वेतन एवं भत्ता जो संचित निधि से नहीं होता है। बाकी राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन ये होता है आपके संचित निधि से। किसी राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधान सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। तो जो आपकी 1/3 से अधिक नहीं हो सकती और 40 से कम नहीं हो सकती। अपवाद में 1-2 स्टेट है जिसमें ये प्रक्रिया लागू नहीं होता, तो अपवाद छोड़ दीजिए उसको। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो जो सही सम्मिलित नहीं है वो हाइजेनबर्ग अपवर्जक नियम नहीं है। बाकी द ब्रायनर त्रिक नियम है, न्यूलैंड्स अष्टक सिद्धांत है, मोस्ले आधुनिक आवासन। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा कथन सही है? ठीक है, पूछ रहा है सही है। तो आपके जो कथन हैं वो फ्यूज़ का सदैव परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नहीं, परिपथ में समांतर क्रम से नहीं जोड़ा जाता है। और फ्यूज़ समान तांबा और टीन के मिश्र धातु के बने, नहीं ये टीन और मिश्र धातु की बनाई जाएगी तो ये फिर ये फ्यूज़ नहीं होगा। और इसके कारण से जो आपके गैजेट लगे रहेंगे वो फ्यूज़ भी हो सकते हैं। इस प्रकार से ये दोनों कथन यहाँ पे गलत है। ए बी रक्त समूह में क्या होता है? मतलब ए बी रक्त समूह में जो है वो एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, ठीक है, एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। प्रिज्म में से गुजरने वाला सूर्य प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि क्योंकि जो सात कलरों में जो प्रिज्म के जो गुजरती है लाइटें वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। कारण पूछ रहा है क्या कारण है? तो प्रिज्म के दोनों सतहों पर किरणों का विचलन होता है, ठीक है, याद रखिए विचलन होता है। और ये क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में और से पाया जाता है, इसलिए याद रखिए प्रिज्म के दोनों सतहों पर किरणों का विचलन होता है। उत्प्लावन बल पर निर्भर करता है। तो उत्प्लावन बल जो है विस्थापित द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है, उत्प्लावन बल विस्थापित द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। और साइंस के क्वेश्चन थोड़े टफ लग रहे हैं क्योंकि साइंस का अगर बेसिक अगर किसी का कमजोर हो तो साइंस में थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो नेक्स्ट टाइम एक अच्छा वीडियो बनाया जाएगा जिसमें साइंस को अच्छी तरह से समझाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो जो सभी अम्लों में निश्चित रूप से वो हाइड्रोजन, जो भी अम्ल होगा उसमें हाइड्रोजन के पार्टिकल्स होंगे। तो याद रखिए हाइड्रोजन लगभग अम्लों में उपस्थित होता है। किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें उपचयन, ठीक है, एक अपचयन है, उपचयन, 2 प्रक्रिया है। तो इसमें ASC यहाँ पूछा जा रहा है, अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए या हाइड्रोजन की कमी हो जाए तो अपचयन होगा। चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने का रक्त जमने में कौन सा तत्व का सहायक होता है? तो जो आपका थ्रोम्बोसाइट है वो रक्त जमाने में सहायक होता है। निम्न में किस प्रकार का एक समान विमान नहीं होता है? ठीक है, तो समान विमान नहीं होता है वो घनत्व विशिष्ट के घनत्व का एक समान विमान नहीं होता है। निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है? पादप जो हार्मोन के बारे में पूछा जा रहा है, तो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। पौधों में मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इन्थैलिन और ऑब्जेक्टिव अम्ल। मोमबत्ती का जलना क्या है? तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों है।
निम्नलिखित में कौन सा यूकेरियोटिक कोशिका का संबंध नहीं है? तो यूकेरियोटिक इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, बाकी सेलुलोज के बनी होती है। यूकेरियोट कोशिका सेलुलोज की बनी होती है, इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट होती है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो कार्य का मात्रक क्या है, इसमें कुछ ऑप्शन दे रहे हैं, तो ये देखते हैं। जो कार्य का मात्रक है वो सही नहीं पूछा जा रहा है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल नहीं है, बाकी कार्य का मात्रक जूल है और शक्ति का मात्रक वाट है। तो इसमें जो कथन 3 है वो गलत है, बाकी 2 सही है। निम्न में कौन सा रुधिर ब्लड का कार्य नहीं करता है? मतलब ब्लड के कार्य नहीं है यहाँ पूछा जा रहा है। तो ब्लड का कार्य जल असंतुलन नहीं करता है, बाकी ऑक्सीजन का परिवहन ब्लड का कार्य है, भोज्य पदार्थों का परिवहन ब्लड का कार्य, हार्मोन्स परिवहन भी ब्लड का कार्य है। ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ब्रोंकाइटिस वो फेफड़े को प्रभावित करता है। आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।